कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारी जो भूगोल वाली बुक है उसका 3rd चैप्टर है जिसका नाम है अपवाह, है ना। ये भूगोल के अध्याय 3 का अपवाह नाम से जो चैप्टर है वो मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ। अपवाह का क्या अर्थ होता है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। जैसे कि एक पर्टिकुलर एरिया है, एक क्षेत्र है, वहां जो नदियां बहती हैं उनकी धाराएं बहती हैं, उस क्षेत्र को जो है इस क्षेत्र विशेष के नदी तंत्र को ना नदियां बहती हैं उसको अपवाह कहते हैं। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं कि धाराएं जो कैसे नदियों का निर्माण कैसे होता है। तो विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर मिल जाती हैं और एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं और बाद में वो अंत में किसी एक बड़े जलाशय में, झील में, समुद्र में या महासागर में जाकर मिल जाती हैं। यानी बहुत सारी छोटी छोटी जो धाराएं होती हैं वो आकर जब मिलती हैं तो एक बड़ा सा नदी बनती है और वो नदी जाकर अंत में कहाँ गिरती है, किसी झील में, किसी जलाशय में, तालाब में या फिर धीरे धीरे बहती हुई समुद्र में या महासागर में विलीन हो जाती है। तो ये नदियों का क्रम है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। यानी जिस नदी द्वारा जो जल फैलता है, बहता है किसी क्षेत्र में, ठीक है, उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। यानी उस क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है जहाँ किसी नदी का पूरा जल बहता हुआ जाता है। ठीक है, और उसके साथ एक और शब्द आया है जल विभाजक। तो कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि, दो जैसे एक अपवाह तंत्र ये है, एक अपवाह तंत्र ये है, बीच में कोई पर्वत है बड़ा सा या ऊंची भूमि है, वो क्या करती है उस जल को विभाजन कर देती है, इसका अलग इसका अलग। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, जल विभाजक कहा जाता है। यानी कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत, उच्च भूमि दो अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम जल विभाजक कहते हैं। ठीक है, एक प्रश्न बनता है विश्व की सबसे बड़ी जल अपवाह द्रोणी कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी जो है वो अमेजन नदी की है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं आपके आगे पढ़ते हैं कि भारत का अपवाह तंत्र जो है वो क्या है। ये तो हमने अभी सामान्य सी बातें जानी अपवाह तंत्र के बारे में। अब हम देखेंगे भारत का जो अपवाह तंत्र है वो कैसा है, क्या है, कौन कौन सी नदियां हैं जो यहाँ बहती हैं। तो भारत में 2 तरह की नदियां हैं। एक तो वो होती है जो मौसमी होती है, यानी वर्षा जब होती है तब बहती हैं, और एक 12मासी होती है ना, पूरे वर्ष भर जिनमें पानी रहता है। तो उनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो भारत में अपवाह तंत्र, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में अपवाह तंत्र। भारत में अपवाह तंत्र। भारत में जो है मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा अपवाह का नियंत्रण होता है। इस आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को या नदियों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं भारतीय नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। भारतीय नदियों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, कैसे कैसे, नंबर 1 है हिमालयी नदियां। ठीक है, पहली कौन सी है, हिमालय की नदियां, हिमालय की नदियां यानी जो हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, और दूसरी कौन सी है, प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां। तो भारत में 2 प्रकार का अपवाह तंत्र है जिनको नदियों को 2 प्रकार से बांट सकते हैं। तो वो नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं, वो हिमालयी नदियां हैं, और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां हैं। तो इस प्रकार से हम इनको 2 भागों में बांटते हैं। भारत के 2 मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से
उत्पन्न होने के कारण, क्योंकि दो मुख्य क्षेत्र हैं, एक तो हिमालय है और प्रायद्वीप है, तो दो मुख्य क्षेत्रों से प्रवाहित होने के कारण इनकी जो स्थिति है वो भी भिन्न भिन्न है। इनकी सारी प्रकृति जो है वो भिन्न भिन्न है। ठीक है, इनकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ जो है भिन्न है एक दूसरे से। ठीक है, कुछ जो है हिमालय की अधिकतर नदियां जो है कैसी होती हैं, 12मासी होती हैं। हिमालय की अधिकतर नदियां कैसी होती हैं, 12मासी होती हैं। 12मासी होती हैं। क्यों होती हैं 12मासी? क्योंकि इसमें एक तो वर्षा जब होती है तब जल प्राप्त होता है, उसके साथ साथ जो हिम पिघलने से, यानी बर्फ जो ऊपर हिमालय पर जमी हुई है उसके पिघलने से भी वर्ष भर पानी नीचे बहता है, तो इनको साल भर पानी उपलब्ध होता है, इसीलिए ये 12मासी नदियां हैं। ठीक है, और ऊंचे पर्वतों से हिमालय के द्वारा इनको जल मिलता है। इनकी इस प्रकार की दो मुख्य नदियां हैं जो ये 12मासी हैं, वो है सिंधु और कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, है ना। सिंधु और ब्रह्मपुत्र इस प्रकार की दो प्रमुख नदियां हैं जो इस क्षेत्र से निकलती हैं। ठीक है, ये कहाँ से निकली है, पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग से। ठीक है, तो दो हिमालय की नदियां जो है अधिकांश 12मासी नदियां होती हैं, वर्ष भर पानी मिलता है, क्योंकि इनको हिमालय के जो पर्वत है जहाँ बर्फ जमी होती है उसके पिघलने के कारण पानी मिलता है वर्षा के अलावा। और ये जो नदियां, प्रमुख दो नदियां इनकी हम बात करेंगे जो हिमालय है इस प्रकार की 12मासी, उनके नाम है सिंधु और ब्रह्मपुत्र, और ये पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग में है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। नदियों ने पर्वतों को काटकर गौरजों का निर्माण किया है, और हिमालय की नदियां अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर तो समुद्र तक का बहुत लंबा रास्ता तय करती हैं। यानी ये कोई छोटे से क्षेत्र में नहीं बहती हैं, ये बहुत बड़े क्षेत्र में बहती हैं। यानी कहाँ उत्तर में हिमालय है वहां से लेके तो दक्षिण में समुद्र तक ये बहकर अपना जो सफर है वो पूरा करती हैं। ठीक है, और हम बात करेंगे, ये अपने मार्ग के ऊपरी भाग में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं। ये नदियां अपने उद्गम स्थल से तीव्र गति से अपरदन करती हैं। तीव्र गति से अपरदन करती हैं। अपरदन जानते हैं ना आप क्या होता है? अपरदन मतलब अगर कोई मिट्टी बीच में आती है तो उसका कट जाना, ये तो पहाड़ तक काट देती हैं। देखा होगा आपने कभी, हिमालय में जब बैठी हैं तो दो पर्वतों को काट कर और बीच में से अपनी धार बना लेती हैं, तो पानी पत्थरों को भी काट देता है, तो वो अपरदन होता है। और अपरदन किस चीज का होता है? जो हम हिमालयी नदियों की बात करेंगे तो किस प्रकार का अपरदन होता है? तीव्र अपरदन क्रिया करती है और अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट और बालू का संबंध करती हैं। तीव्र गति से अपरदन करती हैं और अपने साथ क्या लाती हैं? सिल्ट और बालू। सिल्ट और बालू का संवहन करती हैं, है ना। अपने साथ साथ ये इनको भी बहाकर लेकर आती हैं। ठीक है, और मध्य और निचले भागों में ये नदियां, यानी ऊपर जहाँ से बहती हैं वहाँ तीव्र अपरदन होता है, जिसके कारण ये सिल्ट और बालू अपने साथ लाती है। और इसके मध्य और निचले भाग में, यानी थोड़ा आगे जब ये आती है अपने बीच में, तो मध्य एवं निचले भाग में क्या करती हैं? क्या बनाती हैं? कुछ आकृतियों का निर्माण करती हैं, जिनको क्या कहते हैं? निक्षेपण आकृतियां, है ना। ये है विसर्प, गोकुल, झील, है ना। ये नदियां संबंध करती हैं। मध्य और निचले भागों में ये नदियां
इसका निर्माण करती हैं विसर्प, विसर्प, ठीक है। गोखुर, विसर्प हो गया, और आपका गोखुर और झील, इनका निर्माण करती है ना। विसर्प, गोखुर, झील, और अपने बाढ़ वाले मैदान में अन्य निक्षेपण आकृतियां करती हैं। झील एवं अपने बाढ़ वाले स्थान में, बाढ़ वाले क्षेत्र में क्या करती हैं? ये बाढ़ वाले क्षेत्र में अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं, ठीक है, निर्माण करती हैं। अब थोड़ा सा इसको समझ लें अपन, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। और ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। इसके अलावा हम लिख लें, ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं, ठीक है। अब आप देखो, जब नदियां अपने स्थान से, जैसे ये उद्गम है यहाँ ऊपर, ठीक है, यहाँ से अगर ये निकली है तो यहाँ ये क्या कर रही है? तीव्र गति से, यानी ये पहाड़ है ऊंचा, ठीक है, यहाँ से ये निकल रही है तो ये इसको काटेंगी, है ना, तेज बहाव होगा तो ये काटती हुई चली आएंगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ ये सिल्ट, ठीक है, और बालू, इसको ये बहाती हैं। थोड़ा आगे चलेंगे, ये मध्य भाग में और निचले भाग में क्या करती हैं? ये विसर्प बनाती हैं, है ना, विसर्प है, झील है, गोखुर है, इन आकृतियों का निर्माण करती। और नीचे जैसे इन नदियों के अलावा यहाँ ये बाढ़ का क्षेत्र, जब पानी बहुत तेजी से बढ़ता है तो पानी सिर्फ इस जगह नहीं रहता, सभी जगह फैल जाता है, यहाँ सब जगह जो है फैल जाएगा। उस जगह पे कई प्रकार की आकृतियां, जहाँ ज्यादा तेजी से आता है बहता है, वो अन्य प्रकार की आकृतियां, जैसे कि हमने पढ़ा था कि वेदिका जैसी आकृति भी बन जाती है और भी उनका निर्माण करती है। उसके अलावा एक अपना एक पूर्ण विकसित डेल्टा भी बनाती है, जैसे ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है ना, सुंदरबन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में जो है। तो इस प्रकार से ये पूर्ण विकसित डेल्टा का भी निर्माण करती हैं। और हम देखेंगे कि ये नदियां यानी ऊपर है तो क्या है? ये उद्गम स्थल है, यहाँ से तीव्र अपरदन होगा, सिल्ट बालू आएगा, यहाँ पर आगे चल के विसर्प, झील, गोखुर बनाएंगे, और अपने बाढ़ वाले क्षेत्र में और भी कई प्रकार की आकृतियां ये बनाते हैं, ठीक है। हम देखेंगे प्रायद्वीपीय नदियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं? मौसमी होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि वो केवल वर्षा जल के ऊपर निर्भर रहती हैं, ठीक है। तो ये कैसी होती है प्रायद्वीपीय नदियां? हिमालयी नदियां बारहमासी होती हैं, क्योंकि उनको वर्षा के अलावा पिघलने से भी मिलता है ना, पिघलने से भी मिलता है, इसलिए। तो प्रायद्वीपीय नदियां कैसी होती हैं? प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं। मौसमी क्यों होती हैं? ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि इनको केवल जल काय से मिलता है? वर्षा पर, क्योंकि ये वर्षा पर निर्भर रहती हैं, क्योंकि यह वर्षा पर निर्भर रहती है, ठीक है, वर्षा पर निर्भर रहती है, ठीक है। और हम बात करेंगे मौसमी होती है, वर्षा पर निर्भर रहती हैं, और शुष्क मौसम में ये इनका जल घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। शुष्क मौसम में इनका जल घटकर छोटी छोटी धाराएं रह जाती है ना। एक बड़ी जो नदी होती है वो छोटी धारा का रूप ले ली, छोटी छोटी धाराओं में बहने लगती है, ठीक है,
छोटे छोटे घरों में ये पहने रखती है क्योंकि इनको वर्ष भर नहीं मिलता है। ठीक है। हिमालय की नदियों की तुलना में जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं वो छोटी होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कैसी होती है? कम होती है ना। प्रायद्वीपीय नदियां जो है हिमालय की तुलना में थोड़ी वैसी रहती हैं, कम रहती है, लंबाई कम होती है और छिछली होती हैं, यानी बहुत गहरी नहीं होती है, ये छिछली होती हैं, लंबाई कम होती है और छिछली होती है। ठीक है। और छोटी तो होती हैं, फिर भी इनमें कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं, फिर भी इनमें से कुछ उच्च भूमि से निकलती है, यानी ऊंचे क्षेत्र से निकलती हैं। उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि से, है ना, केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं और कहाँ जाती हैं? केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं और पश्चिम की तरफ बहती हैं। कहाँ बहती हैं? पश्चिम की तरफ बहती हैं। ठीक है। और इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां जो है पश्चिमी घाट से निकलती हैं। प्रायद्वीप की अधिकांश नदियां कहाँ से निकलती हैं? पश्चिमी घाट से। पहले हम पढ़ चुके हैं, ये पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट है ना, पश्चिमी घाट से निकलती हैं और कहाँ जाती हैं? ये जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। कहाँ बहती है ये? बंगाल की खाड़ी में बहती है। ठीक है। चलो इसको मैं मिटा दूँ तभी। ये जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियाँ, और कहाँ बहती हैं ये? कहाँ जाती हैं अंत में मिलकर? ये अंत में बंगाल की खाड़ी में जाती है। ठीक है। बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, मिल जाती हैं जाकर, है ना। तो ये हो गई हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ और आपकी ये हिमालयी नदियाँ। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताया। डिटेल में हम अगले वीडियो में जानेंगे कि हिमालयी नदियाँ क्या हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन सी, इनके नाम, इनके द्वारा जो निर्मित आकृति, वो सब पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए। मैं आपके साथ हूँ। नमस्ते सभी को।